कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। ओम का उच्चारण करेंगे सभी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub your both palm. Put your palm on your eyes. Now open your eyes. ठीक है। कहाँ भाई और बाकी लोग कहाँ हैं आपके? नहीं आए? चलो तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अब जो आएंगे उनको पूर्ण मिलेगा ज्ञान, नहीं आएंगे तो उनको अधूरा ज्ञान मिलेगा। ठीक है, चलिए। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? हेलो जी मैम। ठीक है, तो हमने कल नीति आयोग के बारे में पढ़ा था, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव पढ़े थे कौन कौन से होते हैं। अब हम इम्पोर्टेंट कमीशन पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट कमीशन रिपोर्ट्स में वैसे तो बहुत सारी, अभी 2-3 और जुड़ गई हैं। ठीक है, तो हम कुछ कुछ कमिटी के बारे में पढ़ेंगे या रिपोर्ट के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन के क्षेत्र में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं ज्ञानम कमिटी। ठीक है, 1993 में ये बनी थी ज्ञानम कमिटी। इसको ही हम कमिटी ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ हायर एजुकेशन भी बोलते हैं। तो जो भी मैं पढ़ाऊं वो आप लोग को पता होना चाहिए कि किस नाम से कमिटी से क्वेश्चन आता है। ठीक है, Granam Committee, the Granam Committee, also known as a Committee on Restructuring of Higher Education, was a committee formed by the Indian government in 1993. ये कब? 1993 में बनी थी। To review the and recommend change to the higher education system in India. देखने के लिए कि हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम में किस तरह की चीजें हो सकती हैं, रिकमेंड किया उन्होंने। ठीक है, द कमिटी वॉज हेडेड बाय डॉक्टर टी.जी. ज्ञानम, इसलिए इसका नाम था ज्ञानम कमिटी। टी.जी. ज्ञानम में बताया था इसका मेन जो उद्देश्य था या मुख्य उद्देश्य था वह टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। इनका था कि जो भी हायर एजुकेशन हमारा चल रहा है वो इतना अच्छा नहीं है, इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, इसलिए इन्होंने उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया। इंक्रीज एक्सेस टू हायर एजुकेशन फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप, उन लोगों को दिया जिनको ये चीजें नहीं मिलती थी। ठीक है, जैसे कुछ गरीब लोग, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उनको नहीं मिल रही एजुकेशन, या कुछ ऐसा ग्रुप है जहाँ के लोगों को एजुकेशन के लिए जाने नहीं मिलता है। ठीक है, या फिर वो लोग जो रिमोट एरिया में रहते हैं, तो इन्होंने सबके लिए एक ऐसे एक्सेस भी प्रदान किया कि लोग हायर एजुकेशन कर सके, और रिसर्च को और इनोवेशन को बढ़ाया हायर एजुकेशन सिस्टम में। पहले इतनी पीएचडी नहीं होती थी, आप देखो जिसको देखो पीएचडी ही कर रहा है। ठीक है, पहले इतना लोग सोचते थे पीएचडी करने के लिए क्योंकि इतना इनोवेशन नहीं हो पाता था, अब चीजों को ज्यादा कराया जा रहा है। तो ज्ञानम कमिटी जो थी उसको ही हम कमिटी ऑफ रिस्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब आता है सन पित्रोदा कमेटी, 2007 में बनी थी। ठीक है, इसको हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनकेसी बोलते हैं, नेशनल नॉलेज कमीशन। तो ये याद रख लेना, नेशनल नॉलेज कमीशन सन पित्रोदा कमेटी का ही दूसरा नाम है, अगर कहीं आ गया तो आपको पता रहे। ठीक है, इट रिकमेंडेड द रिस्ट्रक्चरिंग, नेशनल नॉलेज कमीशन बोलते हैं इसको। ठीक है, सन पित्रोदा कमेटी को ऊपर सबसे पहले हेडिंग में मैंने सन पित्रोदा लिखा है। ठीक है, दिख रहा है स्लाइड की नहीं? नहीं तो फिर बाद में बोलो मैम स्लाइड प्रेजेंट नहीं हो रही है। दिख रहा है। ठीक है, इट रिकमेंडेड द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ कैरिकुलम टू मीट एंड द डिमांड ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी। पहले वाले ने क्या किया था? हायर एजुकेशन पे काम किया था। इन्होंने क्या किया, जो भी स्कूल में हम एक्टिविटी कर रहे हैं या जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ हम दूसरी चीजें पढ़ पाए, मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोफेशनल। जैसे कि मैं योग वाली हूँ तो मैं स्पोर्ट्स सब्जेक्ट भी पढ़ सकती हूँ, मैं ड्राइंग भी पढ़ सकती हूँ। तो इन्होंने मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोफेशन को बनाया कि भाई बच्चे केवल एक चीज ना सीख रह जाए, उसकी जिंदगी में उसको सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, इन्होंने डिमांड की किसकी? मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोफेशनल की, एंड क्राइटेरिया बेस्ड रिसोर्स एलोकेशन, ये देखने के लिए कि हम सीबीसीएस के दौरान चीजों को करें, इनकी इन्होंने डिमांड की थी, स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए और हायर एजुकेशन के एक्सीलेंस के लिए।
It supported the entry of foreign university and also favored reducing the burden of affiliation of college of university. इन्होंने फॉरेन यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, पहले जो इंडिया से किया फिर उसको अलग से फॉरेन में डिग्री लेने जाना पड़ता था. अब क्या हो गया, कोलाबोरेशन कर सकते हैं हम. मान लो मैं यहाँ से कुछ पढ़ रही हूँ, मेरे बच्चे वहां 6 महीने की जाए, उनके बच्चे वहां से यहाँ 6 महीने के लिए आ सकते हैं पढ़ने के लिए. तो इन्होंने ही सपोर्ट किया था नेशनल नॉलेज कमेटी ने कि भाई फॉरेन से यूनिवर्सिटी को हम वेलकम कर सकते हैं, उनको एंट्री दे सकते हैं. और इन्होंने ये बताया कि अगर एक कॉलेज है तो उससे बहुत सारे एफिलिएटेड, मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हेमवती नंदन बहुगुड़ा है, उससे 10-10 कॉलेज एफिलिएटेड है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. इन्होंने बताया कि अगर कोई है तो उससे 4 या 5 हो. जैसे आरजीपीवी है, ठीक है, भोपाल में, उससे बहुत सारे कॉलेज एफिलिएटेड है. एफिलिएटेड मतलब एक कॉलेज के नाम पे ही और कॉलेज, मतलब उस कॉलेज के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हो सकते हैं. ठीक है, तो इन्होंने बताया कि इतना सारा कॉलेजेस नहीं होना चाहिए, इसके बर्डन को यूनिवर्सिटी के द्वारा कम करना चाहिए. यूनिवर्सिटी में अगर मान लो जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, HNBGU है एक, उसके अंदर अगर 5 एफिलिएटेड आते हैं तो पूरा जो एग्जामिनेशन का काम है अगर यहाँ हो रहा है तो वहां पे भी होगा, तो बर्डन पड़ता था. इस बर्डन को कम करने को इन्होंने बोला. इन्होंने नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज को इंक्रीज किया. कितना कर दिया, 2015 में बढ़ा के 1500 कर दी यूनिवर्सिटी. ठीक है, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज बढ़ाया इन्होंने टोटल. ठीक है, अब आप यूनिवर्सिटीज बोले, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बस नहीं, सारी यूनिवर्सिटी जितनी भी है. फिर आता है यशपाल कमेटी रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो इंपॉर्टेंट तो सारे ही बोलूंगी, लेकिन इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था डेट इज सेकेंड पॉइंट NKC. अब है आपका यशपाल कमेटी. फर्स्ट वाला इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन सेकेंड वाला इंपॉर्टेंट है और थर्ड वाला भी. ये 2009 में बना था और इसको MHRD द्वारा सेटअप किया गया था. इसको भी हम कमेटी जो थी वो हायर एजुकेशन के लिए सेटअप की गई थी. इसको हम यशपाल कमेटी बोलते हैं. इसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर यशपाल थे, इसलिए इस कमेटी का नाम यशपाल कमेटी था. And it was continued for examining reform to be brought about in higher education in India. इन्होंने चीजों को एक साथ करने का काम किया इंडिया में कि चीजें जो हायर एजुकेशन बिखरी हुई हैं वो एक साथ हो. इन्होंने सजेस्टेड स्क्रैपिंग ऑफ ऑल हायर एजुकेशन, रेगुलेटरी और मॉनिटरी बॉडीज एंड द क्रिएशन ऑफ सुपर रेगुलेटर. इन्होंने बताया कि भाई जो भी यूनिवर्सिटी चल रही है उनको चलाने वाला कोई ना कोई होना चाहिए. ठीक है, एक सेकेंड रुकना. ठीक है, इट्स स्केपिंग ऑफ ऑल हायर एजुकेशन, रेगुलेटरी और मॉनिटरिंग बॉडीज एंड द क्रिएशन ऑफ सुपर रेगुलेटर. दैट इज द सुपर रेगुलेटर, मतलब ये जो यूनिवर्सिटी उनको चलाने के लिए कोई ना कोई चाहिए. तो इन्होंने क्या बनाया, 7 मेंबर की एक कमिटी बनाई जिसको हम बोलते हैं 7 मेंबर कमीशन फॉर हायर एजुकेशन रिसर्च, CHER. तो इन्होंने यशपाल कमेटी के अंदर 7 लोग इसमें थे जो कि इस चीज को रेगुलेट करते थे, मॉनिटर करते थे कि चीजें सही सही तरीके से चलनी चाहिए. स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल वुड फॉर्म द सेकेंड टायर ऑफ द सिस्टम. इसमें एक तो जो काम करता था यशपाल कमेटी में वो सेंट्रल या यूनिवर्सल लेवल पे काम करता था, दूसरा स्टेट पे लेवल पे काम करता था जो इसका सेकेंड लेवल बनाते थे. ठीक है, इट ऑल्सो रिकमेंडेड दैट द डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस बी अबेंडेंड, मतलब इन्होंने बताया कि इसके स्टेटस को हटा देना चाहिए. And that all deserving deemed to be university either converted into full-fledged university or scrap. मतलब कि इन्होंने बोला कि कोई भी यूनिवर्सिटी अगर है तो उसको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी मत बनाओ. मैंने आपको बताया था डीम्ड टू बी क्या होती है, होती प्राइवेट है लेकिन गवर्नमेंट की द्वारा फंडेड होती है. तो इन्होंने बताया इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने की जरूरत नहीं है, या तो इसको पूरे तरीके से फुल फ्लैश यूनिवर्सिटी, फुल फ्लैश मतलब कि पूरा ही उसको गवर्नमेंट के उसमें कर दो, या तो उसको हटा ही दो फिर. ठीक है, इन्होंने आधी अधूरी बात को बोला कि भाई आधी अधूरी बात मत करो. आपका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस हटाने के लिए किस कमेटी ने बोला था, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. एक फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी बनाने को किस कमेटी ने बोला था, ये ऐसे 4 स्टेटमेंट देगा, आपको एक स्टेटमेंट पे करेक्ट करना है. ठीक है, The committee stressed the need for more attention to undergraduate program. इन्होंने बोला कि ज्यादा से ज्यादा जो केंद्रित होना पड़ेगा लोगों को वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो हमारे होते हैं UG के प्रोग्राम, BSc SC, इनको देना चाहिए ज्यादा अटेंशन, ना कि MA वाला. क्योंकि अंडर ग्रेजुएट में जो बच्चे आते हैं वो तुरंत स्कूल से निकल के आ रहे होते हैं, तो उनके बहुत चांसेस होते हैं कि उन्हें चीजें समझना है, वो स्ट्रेस फील करे और इधर उधर भी जा सकते हैं. इसलिए उन्होंने बोला कि उन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और उनको ही हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच भी दें कि वो चीजों को सीखे. इसलिए देखो, क्योंकि मास्टर में जाके सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाते हैं हम, लेकिन बैचलर में चूंकि हम नए नए होते हैं तो अपने सब्जेक्ट के साथ बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हैं. तो इन्होंने बोला भाई कि इसके साथ भी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच दे दो. ठीक है,
इट ऑल्सो स्ट्रांगली रिकमेंडेड रिड्यूसिंग बर्डन ऑफ एफिलिएशन कॉलेज, इन्होंने भी एफिलिएटेड कॉलेज का बर्डन को कम किया, ऊपर वाले ने भी कम किया था, किसने, एनकेसी ने किया था, ठीक है। एंड जीआरई मतलब इन्होंने ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन को भी बोला यूनिवर्सिटी में डालने की, कि जो भी बच्चा ग्रेजुएट होता है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए एग्जामिनेशन का हमारे पास, ऐसा नहीं कि ले लिया खत्म किया, तो वो सारे रिकॉर्ड हमारे पास होने चाहिए। तो जीआरई को भी इन्होंने इन्वॉल्व किया यूनिवर्सिटी के एजुकेशन में, एक तरीके का टेस्ट होता है, ठीक है। इतना समझ में आया? हेलो, जी मैम। ठीक है। अब हम बात करते हैं शर्मा कमेटी। यस मैम। शर्मा कमेटी क्या है? प्रोफेसर MM शर्मा के द्वारा बनाई गई थी, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रख लो, ठीक है। SS शर्मा के द्वारा बनाई गई थी। इट डिलीवर्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्होंने किसको ज्यादा महत्व दिया? SER, साइंस टेक्नोलॉजी एजुकेशन, और साइंस एजुकेशन और रिसर्च को, और साइंस टेक्नोलॉजी एजुकेशन को बनाया। इन्होंने बताया कि हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में, मतलब कि IASSER में चीजों को बढ़ावा दी जाए, और IIS का इन्होंने बनाया, मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भी इन्होंने एस्टैब्लिश किया कि व्यक्ति को करना चाहिए, सजेशन दिया था कि करना चाहिए, साइंस और एजुकेशन को हमें बढ़ावा देने के लिए ऐसे इंस्टीट्यूट भी बनाने चाहिए। इट ऑल्सो रिकमेंडेड टू एक्सपेंशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इन्होंने टेक्निकल एजुकेशन पे ज्यादा जोर दिया। एस्योरिंग क्वालिटी एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस, मतलब कि ऐसा भी नहीं कि टेक्निकल एजुकेशन तो कुछ भी, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसका एक्सेस सभी लोग कर पाए, ठीक है, और अफोर्डेबल हो। जैसे कि मोबाइल है, अब मोबाइल का रेट, नॉर्मल रेट 5000, आपके जमाने में सभी लोग अफोर्ड कर पाते हैं, ठीक है। अगर उसका 50,000 का देखें तो नहीं कर पाएंगे भाई अफोर्ड, जैसे एप्पल के मोबाइल सब लोग नहीं अफोर्ड कर पाते। तो टेक्नोलॉजी ऐसी हो एजुकेशन की कि लोग उसको अफोर्ड कर पाए। The committee also recommended that 500 crores be spent in research, इन्होंने बताया कि UGC के द्वारा हर साल 500 करोड़ रुपए दिए जाने चाहिए। अब UGC बढ़ा के आप लोग को मिल गई होगी, भानु सर ने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि JRF बढ़ गया है। पहले 500 करोड़ एक्सपेंडिशन की मांग की गई थी और 500 करोड़ ही चल रहा था, अभी 720 करोड़ एक्सपेंडिचर हो गया है उसका, ठीक है, कि एक साल में UGC के द्वारा 720 करोड़ दिया जाएगा रिसर्च के बेस पे, कि जहां भी रिसर्चेस हो रही है उन लोगों को, उनके लिए जितना भी फंड होगा वो 720 करोड़ का होगा एक साल में, ठीक है, जितनी भी यूनिवर्सिटी में जितने भी JRF होल्डर्स हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एजुकेशन कमेटी की, ठीक है, एजुकेशन कमीशन की। तो एजुकेशन कमीशन मतलब कोठारी कमीशन जिसे बोला जाता है, यह सारे कमीशन में सबसे इंपॉर्टेंट कमीशन है। अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहला एजुकेशन कमीशन था, ठीक है। वॉज एन आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट, जो DS कोठारी थे एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे और ग्रेट एजुकेशन थे, ठीक है। तो इन्होंने ये रिपोर्ट बनाई थी। द रिपोर्ट ऑफ दिस कमीशन इज कॉल्ड एजुकेशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो कोठारी कमीशन भी बोला जाता है इसको एजुकेशन कमीशन भी बोला जाता है, और इसको हम एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट भी बोलते हैं। इसकी 4 थीम थी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या 4 थीम थी? कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है। एक बच्चा अगर पढ़ रहा है तो ऐसा नहीं कि कथा करके चला जाए, जैसे मैं भी यही चाहती हूँ कि भाई मैं जब पढ़ा रही हूँ तो मेरा केवल सर दर्द ना हो, मेरी आवाज ऐसे ही ना जाए। आप सभी JRF नेट निकालें, ठीक है। तो इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, प्रमोटिंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, कि हम सोसाइटी के साथ और नेशनली भी लोगों से एक साथ मिलजुल कर रहे, इंटीग्रेशन को बढ़ाना। एजुकेशन और मॉडर्नाइजेशन, मतलब कि हमारे एजुकेशन के साथ, शिक्षा के साथ साथ परंपरा में जो भी चीजें चल रही है, नई नई चीजें, मॉडर्न चीजें चल रही हैं, उनको लेके चलना। फिर सोशल, मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यू को समझाना कि जो बच्चा पढ़ रहा है वो सोसाइटी का एक हिस्सा है, तो उस हिस्से को हम अच्छे तरीके से बिल्डअप करें, ठीक है। तो ये 4 थीम थी इनकी। इनका जो मेन रिकमेंडेशन मतलब कि ये चाहते हैं ऐसा कि ऐसा हो, फिर ये रिकमेंड जब करते हैं तो कोई जो होता है आगे वो उसको करेक्ट करता है, चलाता है, मतलब, ठीक है। तो इनका था कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, इन्होंने बोला कि 6 से 14 साल के बच्चे जो हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिले। किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल नंबर 45 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 45 में ये लिख दिया गया कि भाई 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, एज पर किनके अकॉर्डिंग?
DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये लिखी हुई है ऑलरेडी किस पे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। DPSP के अंतर्गत लिखा गया है कि 6 से 14 साल का अगर बच्चा होगा तो उसको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है, ठीक है। तो इन्होंने इसके लिए भी रिकमेंडेशन किया था कि जो चीज लिखा है उसको भाई करो ना आगे, है ना। फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ IES, मतलब कि इंडियन एजुकेशन सर्विस। अभी तक IAS था, IFS था इंडियन फॉरेस्ट्री सर्विस, इंडियन एकेडमिशन, ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विस। अब IES के लिए भी इन्होंने बोला था, IES मतलब इंडियन एजुकेशन सर्विस भी करवाया जाए। इस क्षेत्र में जो जाएगा वो प्रोफेसर या कुछ ज्यादा बनेगा डायरेक्ट जाके, ठीक है। द कमीशन रिकमेंडेड दैट 6% ऑफ नेशनल इनकम वुड बी स्पेंड ऑन एजुकेशन, कि जो भी व्यक्ति जो कमाता है, जैसे टैक्स कटते हैं ना हमारे, तो इनका था कि हर व्यक्ति का कम से कम 6% जो है वो एजुकेशन में जाए। नेशनल इनकम जो होती है, मतलब पूरे राष्ट्र में अगर एक साल का एक्सपेंडिचर हमारा 6 करोड़ है तो उसका 6 करोड़ का 6% जो है वो एजुकेशन में जाएगा, ठीक है। फिर वर्क एक्सपीरियंस एंड नेशनल सर्विस शुड बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। इनका था कि इसमें हम किसको वर्क एक्सपीरियंस, मतलब अगर किसी का अनुभव है तो अनुभव के आधार पर उसको एजुकेशन देंगे, और नेशनल सर्विस मतलब NSS बिकम द पार्ट ऑफ एजुकेशन, की इसको भी लिखा जाएगा, मतलब कि साथ में स्टडी के साथ NSS हो गया, NCC, इनको भी जोड़ा जाएगा। विथ अ व्यू टू एसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ नेशनल इकोनॉमी, की नेशनल इकोनॉमी की ग्रोथ हो, कि बच्चे केवल पढ़ाई में ना लगे रहे, बाकी चीजें भी कर पाए, रिसर्च की ग्रोथ हो, साइंस और एजुकेशन की हाई प्रायोरिटी में चीजें उसको मिले। फिर नेक्स्ट था स्मॉल नंबर ऑफ क्लस्टर ऑफ सेंटर टू अचीव हाईएस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड, मतलब कि क्लस्टर मतलब क्या होता है, समूह होता है या ग्रुप होता है, ठीक है, गुच्छा बोल सकते हैं। तो एक गुच्छा या ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाए जिसके द्वारा बच्चों को रिसर्च की ट्रेनिंग दी जाए, कि भाई कैसे स्टैंडर्ड रिसर्च की ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तो ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जाए। फिर मोस्ट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन वाज रिफ्लेक्टेड दैट हैज बिकम द पार्ट ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। तो जब जिन्होंने इन्होंने जब दिया था उस टाइम पे अपने चीजों को कि भाई ये करा जाए, ये करा जाए, ये करा जाए, तो किन्होंने एजुकेशन पॉलिसी जो पहले हमारी बनी थी 1968 में, NEP या NPE पहले बोला जाता था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो 1968 में इनकी बातों को बहुत ध्यान दिया गया कि भाई ये जो बोल रहा है वो बहुत सत्य बातें हैं, तो इनकी बातों को इस चीज पे ध्यान दिया गया और उसको उसमें अप्लाई भी किया गया 1968 में, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कमिटी की। तो ये मैंने आपको जो बताया था वो बताए थे अभी रिसेंट की 1947 के बाद की, ठीक है। अभी मैं पुराना जा रही हूँ क्योंकि ये जो कमीशन मैंने बताया है आपको, ये किसका बैकग्राउंड था, कोठारी कमीशन का, ठीक है। बैकग्राउंड मतलब उन्होंने भी एजुकेशन, सबने एजुकेशन की बात की तरीके से। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ठीक है, इसको हम राधा कृष्णन कमीशन बोलते हैं। और कोठारी कमीशन के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है, ठीक है, याद रखना, मतलब पहले वैसे तो 1948 से 49 के बीच में दिया गया था। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर राधाकृष्णन। तो इन्होंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को किन के अंदर रखा था, डॉक्टर राधाकृष्णन के अंतर्गत, इसीलिए इसको हम राधा कृष्णन कमीशन भी बोलते हैं। तो इसका दूसरा नाम है UEC, मतलब कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ठीक है। 1948 में ये बना था। एक सेकेंड। द कमीशन made a number of significant recommendation on various aspects of higher education, submitted its report on August 1948। तो इन्होंने इनके जो रिकमेंडेशन दिए गए हायर एजुकेशन के लिए उनको एक्सेप्ट किया गया और उनकी रिपोर्ट को सबमिट किया गया 1949 में, इसलिए 48 to 49 ये माना जाता है। फिर आता है रूषा, इसका फुल फॉर्म याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ये आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इसका जो इंग्लिश में नाम है दैट इज नेशनल हायर एजुकेशन मिशन, लेकिन इसको रूसा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, NHEM के नाम से नहीं जाना जाता, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के नाम से जाना जाता है, जिसको इंग्लिश में नेशनल हायर एजुकेशन मिशन भी बोलते हैं। ये एक हॉलिस्टिक स्कीम है, किसके डेवलपमेंट के लिए, हायर एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए, और ये 2013 में MHRD और GOI ने मिलकर, GOI मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर बनाई थी, ठीक है। इसका जो मेन एम था प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू हायर एजुकेशन, इनका मानना था कि ऐसी फंडिंग हायर एजुकेशन को देना या हायर इंस्टीट्यूशन को
कि उस फंडिंग के द्वारा बच्चा अच्छा कर सके या टीचर अच्छा कर सके और राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जो एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो सके। ठीक है, तो ये पूरे कंट्री में बनाया गया कि एक कंट्री में फंड प्रोवाइड किया जाएगा हायर एजुकेशन के लिए। इसलिए हमें ये सब जो स्कॉलरशिप मिलती है यूजीसी के द्वारा, इतनी अच्छी स्कॉलरशिप अब मिलने लग गई है। ठीक है, फंडिंग इज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल मिनिस्ट्री, तो ये सेंट्रल मिनिस्ट्री या सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें मिलती है। ठीक है, थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट, अगर जो लोग स्टेट कॉलेज में पढ़ते हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मिलेगी, हमें यूजीसी के द्वारा मिलती है। जो यूनियन टेरिटरीज में है उनको यूनियन टेरिटरीज के द्वारा। तो ये स्टेट लेवल पे भी काम करने को बोला गया, क्योंकि जब एक स्टेट साथ होंगे, अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, तो एक अच्छा राष्ट्र विकसित होगा। विच इन कोऑर्डिनेटिंग विद द सेंट्रल प्रोजेक्ट अप्रेजल बोर्ड, इन्होंने बोला कि एक जैसे हमारे जितने सारे स्टेट हैं सब एक साथ अलग अलग काम करेंगे। ठीक है, मतलब एक स्टेट अपना एजुकेशन का देगा, एक स्टेट अपना देगा, फिर एक साथ सबका एक बोर्ड होगा, उसको बोला जाएगा सेंट्रल प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड, जो इनके एकेडमिक को, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव को और फाइनेंशियल एडवांसमेंट को देखेगा। ठीक है, इस स्कीम के अंतर्गत तो ये बोर्ड बनाया जाएगा। ठीक है, इसमें 316 स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज मतलब कि जितनी भी हैं और 13,024 कॉलेजेस इसके अंतर्गत कवर किए जाएंगे। इनका मानना था कि भाई जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज मेनली, और जितने भी कॉलेजेस हैं इनको इनके अंतर्गत लिया जाएगा। एस्टैब्लिशिंग स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल, तो इन्होंने स्टेट के लिए तो स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल बनाया, लेकिन पूरा सेंट्रल देखने के लिए प्रोजेक्ट अप्रेजल बोर्ड इन्होंने बनाया। वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स टू एस्टैब्लिश द हायर एजुकेशन काउंसिल, जिन्होंने पहले बनाया था वो आंध्र प्रदेश था। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने पहला हायर एजुकेशन काउंसिल बनाया था। अब आता है मुर्दारियर कमीशन। ठीक है, इसको हम द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं। पहला एजुकेशन कमीशन हमारा कौन सा था? कोठारी कमीशन। ठीक है, कोठारी कमीशन पहला एजुकेशन कमीशन है, याद रखना कौन सा, 1968 में। इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंड एजुकेशन कमीशन भी बोला जाता है। ये भी जीओआई के द्वारा 1952 में बनाया गया इन टर्म ऑफ देयर रेजोल्यूशन ऑफ ब्रिंग चेंजेस इन प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, मेक इट बेटर फॉर द नेशन। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदारिया वॉज द वाइस चांसलर ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी, तो ये मद्रास यूनिवर्सिटी में थे और इन्होंने बनाया था। ठीक है, अब आता है हर्टोज कमिटी रिपोर्ट। इन 1929 द हर्टोज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। दिस कमिटी वाज अपॉइंटेड टू सर्वे द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटेन। इन्होंने ये कमिटी बनाई गई कि ये ब्रिटिश इंडिया में जो भी चीजें हो रही हैं उसका डेवलपमेंट। ब्रिटिश इंडिया क्यों बोला गया? क्योंकि ये आजादी के पहले का है। ठीक है, तो 1929 में आजादी के पहले ब्रिटिश इंडिया में सर्वे किया गया कि भाई ये सब जगह एजुकेशन कैसे चल रही है। इट फोकसेस मोर ऑन मास एजुकेशन, मास एजुकेशन मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, देन सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन। दिस कमिटी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द लो ग्रोथ ऑफ लिटरेसी इन द कंट्री। इनका देखा गया कि इन्होंने बोला कि लो सेटिस्फेक्शन नहीं, मतलब इन्होंने बोला कि भाई कंट्री इतनी ग्रोथ नहीं कर रही है। इन्होंने हाईलाइट किया द प्रॉब्लम ऑफ वेस्टेज एंड स्ट्रेंथन द प्राइमरी लेवल। इन्होंने बोला कि बहुत से बच्चों को प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, तो बच्चे वेस्ट कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, तो उन्होंने ये हाईलाइट किया कि बहुत लो ग्रोथ हो रही है चीजों पे। इट पॉइंटेड आउट दैट ह्यूज वेस्टेज ऑफ मनी, की मनी का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है और एफर्ट लगाया जा रहा है जो कि पीपल स्कूल में रहते हैं बिफोर कंप्लीटिंग द पर्टिकुलर स्टेज एजुकेशन। मतलब कि इन्होंने देखा कि कुछ कुछ ऐसे भी टीचर थे जो कि उनका एजुकेशन खुद क्लियर नहीं हुआ, वो पढ़ाई करवाने आ जाते थे, और ऐसे मेनली प्राइमरी लेवल पे होते थे। ठीक है, प्राइमरी स्कूल के जो टीचर्स होते थे, तो इन्होंने इस चीज को भी पॉइंट आउट किया, बताया भाई कि एजुकेशन के नाम पे यहाँ पे पैसा खाया जा रहा है। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आया होगा, आई थिंक तो आया क्या? हेलो, यस सर। ठीक है। देखो मैं आप लोग को नीति आयोग सॉरी नीति कल पढ़ाऊंगी, अभी मैं आप लोग को एक दूसरा चीज पढ़ा देती हूँ, क्योंकि नीति आयोग पढ़ाने में मुझे आराम से 20 मिनट लगेंगे। क्या नीति आयोग ही पढ़ा दो? पहले नीति आयोग ही पढ़ा देती हूँ, नहीं पर इसको अच्छे समझाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा सकती मैं। ठीक है, हाँ, नीति आयोग
कल पढ़ा दूंगी और मे भी आपका कल कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है। आज मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। कल जब कंप्लीट होगा तो ये नहीं छुट्टी लेना है, कल थर्सडे है, परसों से मैं आप लोग का स्टार्ट कर दूंगी एनाटॉमी, ठीक है। गैप नहीं लूंगी, सेम टाइम पे एनाटॉमी स्टार्ट होगी आप लोगों की। चलिए अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन कौन कौन से है हमारे, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन मैंने आप लोग को यूजीसी के बारे में बता दिया था, ठीक है। अब हम बात करें एआईसीटी के बारे में बता दिया था मैंने आप लोगों को। नेक, एनबीए, एनसीईआरटी, एनसीटी और नीपा, ठीक है। मैंने आप लोग को एनसीईआरटी सॉरी एनबीए भी बता दिया, नेक भी बता दिया है। अब हम बात करते हैं एनसीटी क्या होती है। एनसीटी जो है दैट इज नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है। एनसीटी इसका नाम भी मैंने आप लोगों को लिया होगा, आप लोग को शायद याद होगा, याद है, याद है, नहीं याद होगा, नहीं याद है, पता है मेरे को। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म बताओ। बताओ भाई। इन सब का नाम मैंने कब लिया था पता है, जब मैं आप लोग को बताई थी कि इग्नू के साथ 9 कोऑर्डिनेट्स हैं उसके, उनमें से एक कुछ नाम था। एनसीईआरटी का नाम मैंने लिया है। एनसीईआरटी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, सॉरी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। ये आप लोग याद रखना, अच्छा जैसे भी याद रखो। अब हम पढ़ रहे हैं एनसीटी क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, याद रखना फुल फॉर्म। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप की गई है अंडर द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993 इन 1995। इट्स सो फॉर्मली ओवरसी स्टैंडर्ड, देखने के लिए कि भाई स्टैंडर्ड क्या है, प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, ठीक है। इसके अंतर्गत इसके 4 रीजनल कमिटी हैं, मतलब कि हर दिशा में 4 दिशाओं में 4 रीजनल कमिटी बनाई गई है। ईस्टर्न रीजनल कमिटी, नॉर्दर्न रीजनल कमिटी, साउदर्न रीजनल कमिटी और वेस्टर्न रीजनल कमिटी। तो ईस्ट में जो है मतलब पूर्व में जो है आपका वो है अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल। ये आपके ईस्ट में इसके रीजनल कमिटी है, इसी जगह पर ये है, ठीक है। नॉर्दर्न रीजन में कहाँ कहाँ है, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। साउदर्न में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, केरला, अंडमान निकोबार एंड तेलंगाना, ठीक है। फिर आपका वेस्ट रीजन में कौन कौन सा आता है, वेस्ट रीजन में आपका है गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गोवा, दादरा नागर हवेली, दमन एंड द्वीप, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश को वेस्ट रीजन में रखा गया है, ठीक है, याद रखना। तो एनसीटी के 4 रीजनल कमिटी याद रखना ना, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट में है। और ये इसका फुल फॉर्म याद रख लेना कि ये क्या है, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं नीपा की, ठीक है। NIEPA क्या है ये, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मैं आप लोग को बार बार बोलूंगी, सारे फुल फॉर्म याद करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहे जैसे भी करो, ठीक है। तो नीपा का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, क्योंकि इसमें ना इंस्टीट्यूट की जगह आपको इंटरनेशनल दे सकता है, नेशनल इंटरनेशनल एजुकेशन, या फिर कुछ भी दे सकता है, पी की जगह कुछ और दे सकता है, ए की जगह एडमिनिस्ट्रेशन जगह एकेडमिक्स दे सकता है, तो गलत मत कर देना, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है। तो ये डीम टू बी यूनिवर्सिटी, नीपा डीम टू बी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, किन्होंने बनाया इसको, MHRD ने, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इज अ प्राइमर एजुकेशन डीलिंग विद कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसर्च इन प्लानिंग। इसका काम क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग का, रिसर्च प्लानिंग का, मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, नॉट ओनली इन इंडिया, ये केवल इंडिया के लिए नहीं है, but also in South Asia in recognition of pioneer work done by organization in field of education planning। इनका काम ये इंडिया में बस पहचान नहीं करना, इनका काम है कि पूरे साउथ एशिया में जितनी चीजें हैं, साउथ एशिया के अंतर्गत आता है इंडिया, ठीक है, उसमें इंडिया की पहचान हो, उसके प्लानिंग के लिए, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड एम्पावर्ड इट टू अवॉर्ड इट्स ओन डिग्री। इन्होंने बताया कि इसकी खुद की डिग्री होगी, कन्फर्मिंग इन स्टेटस ऑफ डीम टू बी यूनिवर्सिटी, इसको
नीपा को एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी बोला गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये नाम है एक इंस्टीट्यूट का जिसको डीम टू बी यूनिवर्सिटी कंसिडर किया गया है। लाइक एनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नीपा इज फुली मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये है डीम्ड यूनिवर्सिटी, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई जाती है, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी चलती है। ठीक है, तो नीपा एक यूनिवर्सिटी का नाम है, डीम टू बी यूनिवर्सिटी, और इसका काम क्या है, रिसर्च के फील्ड में, मैनेजमेंट के फील्ड में अच्छा होना। ये एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, पूरे साउथ एशिया में अपना नाम करना चाहती है। 2006 में इसको डीम टू बी यूनिवर्सिटी बनाया गया। एनसीईआरटी क्या है आपका, एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, अभी मैंने आप लोग को बताया ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। इसके पहले मैंने आपको बताया था स्टैट्यूटरी बॉडी, तो एनसीटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑटोनोमस खुद बनाया गया लेकिन गवर्नमेंट इंडिया के अंतर्गत बनाया गया है। Established in 1961, it is literacy, scientific and चैरिटेबल सोसाइटी, ये एक चैरिटी के द्वारा चलती है, मतलब दान पुण्य के द्वारा चलती है। अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, तो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत ये चलती है एनसीईआरटी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है, श्री अरविंदो मार्ग में। तो आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी एनईपी, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब इसमें कुछ चेंजेस होंगे तो हम देख लेंगे, वैसे नहीं चेंजेस होंगे क्योंकि 2020 में बना, उसके बाद नहीं चेंजेस हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ मैं आप लोगों को बता दूंगी, और जो कुछ चीजें रहेंगी मुझे लगेगा आपको ऐड करना है, दैट आई विल ऐड, और आप लोगों का कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।